फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड करेक्ट सेंटेंसेज, इनमें से कौन सा सेंटेंस है वो सही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आपको। तो सही कौन सा है तो आप पढ़ेंगे तो द कॉन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक, अब इकोनॉमिक यहां पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो आगे आपको नाउन चाहिए, तो वॉलेटाइल भी एडजेक्टिव है तो आएगा वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी एंड पॉलिसी इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब निष्क्रियता होती है। तो जो संगम है, एक तरफ तो है आर्थिक अस्थिरता, वॉलेटिलिटी मतलब चेंजेबिलिटी, परिवर्तनशीलता, और दूसरी तरफ है नीतिगत निष्क्रियता। अब इस कॉन्फ्लुएंस ने, कॉन्फ्लुएंस की वर्ब है वो हैज आएगी। रेंडर का मतलब होता है बनाना, किसी को ऐसा बना दिया, कोज टू बिकम। तो इस संगम ने बना दिया है प्रपोज रिफॉर्म्स को। प्रपोज रिफॉर्म्स का मतलब ऐसे सुधार जो प्रस्तावित है, उन सुधारों को बना दिया है नॉट ओनली इनइफेक्टिव, ना केवल अप्रभावी, बट ऑल्सो, अब यहां पे एग्जर्सर्बेट, जैसे आपने कहा यहां पे हैज रेंडर्ड, तो वैसे ही बट ऑल्सो के बाद में जो चीज आएगी वो आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो ये कह रहा है कि कॉन्फ्लुएंस जो है इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी की और पॉलिसी इनर्शिया की, उसने बना दिया है प्रपोज्ड रिफॉर्म्स को ना केवल इनइफेक्टिव बल्कि इसको एग्जर्सर्बेट कर दिया है स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज को। तो यहां पे आएगा एग्जर्सर्बेटेड। वैसे तो नॉट ओनली की पोजीशन भी गलत ही है यहां पे, क्योंकि नॉट ओनली में भी दोनों साइड वर्ब आनी चाहिए थी। खैर, तो यहां पे केवल 4 नंबर ऐसा था जहां पे गलती नहीं थी, बाकी सभी में एरर्स थी। तो यहां बताना था करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो ओनली 4 आएगा। ठीक। नंबर 2, नीदर द अमेरिकन डेस्ट्रॉयर्स नॉर द यूएई टैंकर। यह आसान सा लगा आपको कि नॉर के बाद में यूएई टैंकर दे रखा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहां आएगा वॉज। तो ना तो अमेरिकन डेस्ट्रॉयर्स और ना ही यूएई टैंकर एबल था। अब एबल जिस चीज में भी था वहां टू के साथ बेस फॉर्म आती है, तो टू प्रोटेक्ट, किस लिए एबल, प्रोटेक्ट करने के लिए एबल, मतलब बचाने के लिए सक्षम। किसको बचाने के लिए, तो जो प्रोनाउन लगता है वो भी नोर, और या बट ऑल्सो के बाद वाला शब्द के अकॉर्डिंग लगता है। तो बट ऑल्सो के नोर के बाद यूएई टैंकर है, तो इसलिए यहां पे क्या आएगा, इटसेल्फ। ये प्रोनाउन में पढ़ा है मैंने आपको। तो ना तो अमेरिकन डेस्ट्रॉयर्स और ना ही यूएई टैंकर सक्षम था अपने आप को बचाने में, किससे, अटैक से। कौन से अटैक्स, जो लॉन्च किए गए, तो यहां आएगा लॉन्च्ड। तो सब में ही गलती थी, तो ऑल रॉन्ग है, ऑल रॉन्ग है, तो आपका आंसर आएगा 5 नंबर। नंबर 3, द मिनिस्टर्स रेस्पॉन्स अपीयर डिजाइन टू डैश क्रिटिसिज्म विदाउट डायरेक्टली एड्रेसिंग द एलिगेशंस। मिनिस्टर ने जो भी उत्तर दिया, जो भी रेस्पॉन्स दिया, वो ऐसा लगा कि वो डिजाइंड है, मतलब उस स्पीच को, उस रेस्पॉन्स को ऐसा बनाया गया कि वो क्रिटिसिज्म को ऐसा कर रहा था बिना सीधे सीधे आरोपों की बात किए, बगैर सीधे सीधे आरोपों की बात किए मिनिस्टर के रेस्पॉन्स को ऐसा लग रहा था कि डिजाइन ही ऐसे किया गया था। अगर आप किसी चीज को डिजाइन कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने इच्छा अनुसार उसको ढाल रहे हो। तो यहां पे कुछ ऐसी चीज आएगी जो कि पॉजिटिव हो। तो मिनिस्टर का रेस्पॉन्स ऐसा लगा कि डिजाइन था मॉडिफाई करने में क्रिटिसिज्म को, कि आलोचनाएं जो भी हो रही थी उसको शांत करने के लिए उसका रेस्पॉन्स था, और वो भी बिना आरोपों की बात किए। बाकी सारे के सारे बिगाड़ने वाले खेल हैं। एग्जर्सर्बेट जो है वो बदतर करने को बोलते हैं। एग्जर्सर्बेट जो होता है उसका मतलब होता है वर्सन करना, बदतर करना। रेप्यूडिएट का मतलब होता है रिजेक्ट करना, और गैल्वेनाइज का मतलब होता है इंस्पायर करना, या मोटिवेट करना, या स्टिम्युलेट करना, प्रेरित करना मतलब। तो मिनिस्टर का रेस्पॉन्स देखकर ऐसा लगा कि इस रेस्पॉन्स को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि वो क्रिटिसिज्म को मॉडिफाई कर सके बिना सीधे एलिगेशंस को एड्रेस किए या उनकी चर्चा किए। नंबर 4, हिज आर्ग्यूमेंट दो सुपरफिशियली कंपेलिंग। कंपेलिंग का मतलब यहां पे है कैप्टिवेटिंग, जो ऊपर ऊपर से लग रहा था कि आकर्षक है। कंपेल का एक तो होता है मजबूर करना, लेकिन कंपेलिंग जो है वो एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कैप्टिवेटिंग, आकर्षित करने वाला।
आकर्षक, एंथ्रोलिंग। तो उसका जो तर्क था, ऊपर ऊपर से तो लग रहा था कि ठीक है, आकर्षक है, या उसमें कुछ ऐसा है कि वो तर्क जो है वो काम करेगा। अब वो तर्क मतलब ऊपर से तो लगता है ऐसा है, लेकिन अल्टीमेटली फेल रहता है, लेकिन अंततः वो असफल रहता है किस चीज में? अब यहां तो आ गई पॉजिटिव बात, आगे आ गई नेगेटिव बात, और आगे समझना है किस चीज में असफल रहता है? डीपर कॉन्ट्राडिक्शंस एम्बेडेड विद इन द फ्रेमवर्क। एम्बेडेड का मतलब होता है एंट्रेंस्ड या डीप रूटेड। डीप रूटेड इसका मतलब है गहराई से बैठा हुआ, गहराई से बैठा हुआ, जिसकी जड़ें गहरी हो। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, डीपर का मतलब होता है गहरे विरोधाभास। तो उसका जो तर्क है वो ऊपर से तो लगता है आकर्षक है, लेकिन वो असफल रहता है। जो विरोधाभास हैं, उन विरोधाभासों को मिटाने में एम्बेडेड विद इन द फ्रेमवर्क, जो कि सिस्टम में ही निहित है, जो कि फ्रेमवर्क का मतलब स्ट्रक्चर या सिस्टम है, उसके अंदर ही जो निहित विरोधाभास हैं, उन विरोधाभासों को उसका तर्क जो है वो सॉर्ट आउट नहीं करता। यही तो मतलब है इसका। तो रिकॉन्साइल का मतलब होता है हार्मोनाइज करना, पैचअप करना, सुलह करना, ये सब मतलब होता है। तो विरोधाभास है तो उनको एक मत करना, सबको एक राय बनाना, इसलिए रिकॉन्साइल शब्द आएगा। रिकॉन्साइल का मतलब है हार्मोनाइज या कॉन्सिलिएट। ऑब्सक्योर जो शब्द है, इसका मतलब होता है हेजी या अनक्लियर, धुंधला या अस्पष्ट। हेजी या अनक्लियर, धुंधला या अस्पष्ट। परपेचुएट का मतलब है कंटिन्यू करना, किसी काम को जारी रखने को बोलते हैं परपेचुएट करना। और इल्यूमिनेट का मतलब है क्लैरिफाई करना, स्पष्ट करना, एक्सप्लेन करना। इल्यूमिनेट का मतलब है एक्सप्लेन करना। ठीक, तो यहां आएगा रिकॉन्साइल। सिनोनिम पूछा था पर्निशियस, ये सिंपल था। पर्निशियस का मतलब होता है हानिकारक। हानिकारक के लिए यहां पे वर्ड दे रखा सटल यट हार्मफुल। सटल का मतलब जो छिपा हुआ हो, हिडन हो, जो सामने नहीं हो। सटल वैसे सूक्ष्म भी होता है, तो यहां पे ये हिडन के अर्थ में है कि हिडन है लेकिन है हार्मफुल। बेनिफिशियल इसका एंटोनिम है लाभदायक। ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट है, और टेम्परेरी का मतलब अस्थायी है। तो आपका आंसर आएगा सटल यट हार्मफुल। इंट्रेंसिजेंट, इंट्रेंसिजेंट जो शब्द है, इसका मतलब होता है जो अड़ियल हो, जो कि स्टबर्न टाइप का हो। तो इंट्रेंसिजेंट का अनयील्डिंग, जो झुकने वाला नहीं हो, पुष्पा की तरह हो, जो एडेमेंट हो या स्टबर्न हो, अड़ियल, जिद्दी, इंट्रेंसिजेंट। इसके एंटोनिम्स फ्लेक्सिबल हो सकता है, जो कि अपने विचारों में स्ट्रिक्ट ना हो। एम्बिग्यूअस का मतलब अस्पष्ट होता है, अनक्लियर, कोई एक ही चीज के एक से अधिक अर्थ निकलते हों तो उसको हम बोलते हैं एम्बिग्यूअस। और पैसिव का मतलब निष्क्रिय होता है। एंटोनिम बताना था प्रोजाइक का, यह भी बहुत बार आ चुका है परीक्षा में। प्रोजाइक का मतलब होता है डल या बोरिंग या हमड्रम या ड्रियरी या वैपिड, ये सब नीरस के लिए यूज किए जाते हैं। प्रोजाइक का मतलब होता है नीरस, डल, तो इसका उल्टा होगा पोइटिक। आप इसको याद बड़े आसानी से कर सकते हो। देखो, किसी भी लिटरेचर के दो पार्ट होते हैं, प्रोज एंड पोइम होती है। एक गद्य भाग होता है, एक पद्य भाग होता है, सुना हुआ होना आपने। प्रोज जो होता है वो सीधा सीधा चलता है, उसमें नीरसता रहती है, कुछ भी ऐसे हिडन चीजें नहीं निकलती। लेकिन पोइम जो होती है, पोइट्री वाला पार्ट होता है, प्रोज एंड पोइट्री मान लीजिए, तो पोइट्री वाला जो पार्ट है उसमें जो पोइट होता है वो अपनी इमेजिनेशन का यूज करता है और कुछ ना कुछ रोचक चीजें निकाल के लेके आता है। इस तरह से मान सकते हो, याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो ये डल है और ये पोइटिक जो है वो काव्यात्मक है, इमेजिनेटिव है। मंडेन का मतलब भी इहलौकिक होता है, इसी लोक का, साधारण, कॉमन, और मतलब कॉमन चीजें हो, ऑर्डिनरी हो, उसको बोलते हैं। तो ये भी सिनोनिम है इसका। और रूटीन भी इसका सिनोनिम है। जो दिनचर्या में है, जो रूटीन में है, जो हमेशा करते हैं, वो चीजें निश्चित रूप से नीरस ही होती हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है नंबर 8, इनोवेट का एंटोनिम। इनोवेट का मतलब होता है कमजोर कर देना। किसी को वीकन करने को इनोवेट बोलते हैं। तो वीकन करने को अगर बोलते हैं तो फिर इसका आंसर स्ट्रेंथन है, मजबूत करना। वीकन इसका सिनोनिम है, आपको एंटोनिम चाहिए था।
एग्जॉस्ट का मतलब थका देना, टू मेक समवन टायर्ड। एग्जॉस्ट मतलब होता है टू मेक समवन टायर्ड, किसी को थका देना। और डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, तो इनोवेट आंसर आएगा, सॉरी स्ट्रेंथन आंसर आएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको ये जो दो प्रेपोजिशन दे रखे हैं इनके रिप्लेस करना था। प्राइड के साथ इन लगता है, प्राउड के साथ ओव लगता है। अगर मैं कहूं आई एम प्राउड ऑफ यू तब तो ओव आएगा, और प्राइड अगर होगा तो इन लगेगा। तो वो अपने उपलब्धियों पर गर्व करती है, ये मतलब है, तो इन लगेगा ए। और बेंट ऑन, ये तो बहुत बार पूछा गया है, इसका मतलब किसी काम को करने पे तुला हुआ होना, डिटरमिन्ड होना कि मैं ये काम करके ही रहूंगा। तो कंपनी इज बेंट ऑन रिड्यूसिंग द वर्कफोर्स, कंपनी इस बात पे तुली हुई है कि वो वर्कफोर्स को कम करेगी, कर्मचारियों की संख्या कम करेगी। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पहला दे रखा था अ पर्सन हु एंटरटेन्स पीपल, ऐसा व्यक्ति जो कि लोगों को एंटरटेन करता है। कैसे करता है? डिफिकल्ट फीट्स करके। अगर आपने आगे वाली बात नहीं पढ़ी तो आप कॉमेडियन करोगे आंसर। अगर ये नहीं होता बाई डूइंग डिफिकल्ट फीट्स, मतलब मुश्किल करतब दिखा के, तो आपका आंसर आता कॉमेडियन। लेकिन आपने कहा कि मुश्किल करतब दिखा के करना है तो एक्रोबेट आंसर आएगा। ये तो आया हुआ क्वेश्चन। एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट दोनों ही सेम है, दोनों का अंतरिक्ष यात्री है। बस फर्क ये होता है कि कौन सा देश ट्रेन करता है अंतरिक्ष यात्रियों को। अगर रशिया ट्रेन करता है, रशिया के द्वारा ट्रेनिंग किए हुए जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको तो हम बोलते हैं कॉस्मोनॉट। और जो यूएसए की नासा कंपनी के द्वारा, मतलब नासा जो एक संस्था है वहां पे अंतरिक्ष संस्था, तो उसके द्वारा अगर ट्रेंड है, जापान के द्वारा ट्रेंड है, तो फिर आपको एस्ट्रोनॉट बोलना पड़ता है। ऐसे चाइना के द्वारा टेक्योनॉट भी होता है एक, बताएंगे कभी। A mixture of dried naturally fragrant plant material used to provide a gentle natural scent inside buildings, especially in residential settings। अब आपने पूरा इसका अर्थ निकाला कि नहीं निकाला पता नहीं मेरे को, आप चार ऑप्शन देख के घबरा गए वो अलग बात है। ये कह रहा है एक मिक्सचर सूखी और प्राकृतिक रूप से सुगंधित प्लांट मटेरियल, मतलब प्लांट का ही एक भाग होता है जो कि सूखा हो या फिर नेचुरल रूप से सुगंध आती हो, यूज टू प्रोवाइड अ जेंटल नेचुरल सेंट। और इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि भीनी भीनी खुशबू आती रहे इनसाइड बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स के अंदर, स्पेशली रेजिडेंशियल सेटिंग्स जहां पे लोग रहते हैं वहां पर। तो यूं कह सकते हो कि पत्तियों का, सूखी पत्तियां कहीं बॉक्स में रखी हुई हों और वो सुगंधित पत्तियां हों, उसको बोलते हैं पॉपुरी। इसका प्रोनाउंसिएशन है पॉपुरी। ये पॉट पोरी नहीं है, ये टी जो है म्यूट रहता है इसमें, पॉपुरी। रेडोलेंस जो है वो खुद ही सेंट है, वो खुद ही खुशबू है, फ्रेग्रेंस है। आपको तो मटेरियल बताना था, मिक्सचर बताना था, तो ये तो खुद ही सेंट है, खुद ही फ्रेग्रेंस है। पोमेंडर जो होता है ये एक सेंट बॉल होती है, मतलब एक छोटी छोटी बॉल आती हैं या फिर टिकिया कह सकते हो, जो सुगंध फैलाने का काम करती हैं, उसको बोलते हैं पोमेंडर। और ये जो है ये फ्रेंच शब्द है बॉकेटियर। बॉकेटियर जो है बुके से बना हुआ, देखो दे रखा, लगभग बुके की स्पेलिंग है। बॉकेटियर का मतलब होता है, या तो इसको आप यूं कह सकते हो कि जो भोजन के ऊपर, कभी देखते हो रेस्टोरेंट में जाओ, ढंग के रेस्टोरेंट में, तो वहां पे आपको कोई भी चीज है वो ऐसे गार्निश की भी मिलेगी, सजा हुआ मिलेगा कुछ। तो अगर किसी चीज पर, कोई भी खाने की चीज है उस पे फ्रेश वेजिटेबल सजा के रख रखी हो, उसको बॉकेटियर बोलते हैं। या फिर जो भी फूल बेचने वाले गर्ल या बॉय होता है उसको बॉकेटियर बोलते हैं। काफी सारे मीनिंग होते हैं इसके, तो ये भी नहीं होगा आंसर। आज का आंसर आएगा पॉपुरी। ईडियम, अप अ क्रीक विदाउट अ पेडल। क्रीक मतलब होता है समुद्र के नजदीक, मतलब समुद्र की धारा मान लीजिए अगर जमीन पर आ जाए, तो कहीं कहीं पे होता है ना समुद्री किनारा होता है और वहां पे समुद्र की धारा जो है वो जमीन के ऊपर भी आती है कई, तो वो जो एक संकरा सा बनाती है एरिया, स्ट्रीम, छोटी जल धारा बोलते हैं इसको, स्मॉल स्ट्रीम बोलते हैं, छोटी जल धारा है ये, संकीर्ण जल धारा है। उसमें अगर आप पैडल के बगैर जा रहे हो, मान लो कुछ लेके चले गए आप और उसमें पैडल ही नहीं चल रहे हो, तो फिर वापस कैसे आओगे? आप खतरे की स्थिति में हो जाओगे और उस समय कोई हेल्प करने के लिए आपके पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं है। तो इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प, किसी भी मुश्किल स्थिति में बिना कोई सहायता के। टू स्प्लिट हेयर्स, स्प्लिट का मतलब होता है बांटना, डिवाइड करना।
स्प्लिट का मतलब है डिवाइड करना, और हेयर का मतलब होता है बाल। अब एक एक बालों को अलग अलग करके ऐसे रखो आप, एक एक को ऐसे, और फिर उसको आप उस पर स्टडी करने की सोच लीजिए, है ना। तो इसका मतलब यह है कि भाई आप बहुत ही बारीक चीज है, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप हर एक चीज के अंदर बहुत गहराई में जा रहे हैं जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उन अनइंपॉर्टेंट चीजों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ट्रिवियल चीजें जो होती हैं, ट्रिफलिंग चीजें होती हैं, उसके ऊपर आप बहस कर रहे हो, उसको बोलते हैं आर्ग्यू ओवर ट्रिवियल, है ना, बाल की खाल निकालना। वैसा सा कोई सिस्टम है ये कि आप हर एक चीज के गहराई में जाने का प्रयास करें जो कि इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, उसको बोलते हैं आर्ग्यू ओवर ट्रिवियल डिटेल्स। ए आएगा। पैराजंबल, पैराजंबल में ऑप्शंस देख के किया करो। ऑप्शन में आपके पास 1 और 3, 2 और 2, 2 बार है, तो पहले कोशिश करेंगे 2 से ही हो जाए। तो 2 में कह रखा है इकोनॉमिक मॉडल्स ऑफन रिलाई ऑन सिंप्लीफाइंग, हो सकता है इकोनॉमिक मॉडल्स की बात कर रहा है। इधर 1 और 3 में बात करोगे तो 3 में कह रहा है व्हेन टेस्टेड अगेंस्ट रियल वर्ल्ड डेटा, अगर आप वास्तविक दुनिया के डेटा के अगेंस्ट या उसके तुलना में आप टेस्ट करो इस चीज को, तो दीज अजम्पशंस, अब ये दीज अजम्पशंस किसके लिए है अभी तक नहीं पता अपने को। अगर आप केवल 3 से ही स्टार्ट करने की सोचो, बाकी सारी कहानी भूल जाओ, तो दीज अजम्पशंस किसके लिए आया है वी डोंट नो, तो इसलिए ये कट गया। 1 नंबर पढ़ के देखोगे तो 1 नंबर में कह रहा है सच अजम्पशंस, ऐसे पूर्वानुमान, कैसे पूर्वानुमान पता नहीं है, तो 1 से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो 1 और 3 तो वैसे ही चला गया। अब 2 से करेंगे स्टार्ट, तो 2 के बाद देखो इकोनॉमिक मॉडल्स ऑफन रिलाई ऑन, जो भी आर्थिक मॉडल है वो अक्सर निर्भर करते हैं सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस, अजम्पशंस को सिंप्लीफाई करने पर, टू इंश्योर ट्रैक्टेबिलिटी। ट्रैक्टेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज को मैनेज करने योग्य, मतलब कोई भी चीज अगर मैनेज करने योग्य है वो ट्रैक्टेबल है, और वो जो प्रोसेस है वो ट्रैक्टेबिलिटी है। इसका यहां पे यूं समझ लो, ट्रैक्टेबल का मतलब कि आप उसको समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो आर्थिक मॉडल्स जो हैं अक्सर निर्भर करते हैं उन पूर्वानुमानों को सिंप्लीफाई करने पर, है ना, मतलब पूर्वानुमानों को सिंप्लीफाई करने पर निर्भर करते हैं, किस लिए, ताकि वो ट्रैक्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। अब ये अजम्पशंस की बात जो है, ऐसे अजम्पशंस, कैसे अजम्पशंस, जिन अजम्पशंस की ये बात कर रहा है, तो सीधा सीधा कनेक्ट इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, तो ये करके आगे बढ़ जाते हैं, आपका आंसर आगे पढ़ने की आवश्यकता थी नहीं। तो ये कह रहा है ऐसे जो पूर्वानुमान है हाउ एवर रेयरली विदस्टैंड एम्पेरिकल स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी का मतलब होता है सूक्ष्म स्तर की जांच, एम्पेरिकल का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट के आधार पर, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, जो केवल कोरी कल्पनाओं के आधार पर ना हो, एक्सपेरिमेंट के बेस पे हो, उसको बोलते हैं एम्पेरिकल। और विदस्टैंड का मतलब होता है टिक जाना, ड्यूरेबल होना। ये लिख लेना कहीं किसी और पेपर में, यहां ये वर्ड्स आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। स्क्रूटिनी का मतलब है इन्वेस्टिगेशन, क्लोज ऑब्जर्वेशन, यू कैन से क्लोज ऑब्जर्वेशन, बहुत ज्यादा सूक्ष्म स्तर की जांच पड़ताल को बोलते हैं। एम्पेरिकल का मतलब होता है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। विदस्टैंड का मतलब होता है टू बी ड्यूरेबल या टू स्टैंड, ऐसा कह सकते हो, टिकना। तो यहां पे इससे जुड़ा हुआ था ये, बाकी आप और देख लो। 3 नंबर कह रहा है व्हेन टेस्टेड अगेंस्ट रियल वर्ल्ड डेटा, अगर इनको आप परखेंगे रियल वर्ल्ड डेटा के तुलना में, तो दीज अजम्पशन रिवील्ड सिग्निफिकेंट डेविएशन, तो ये जो पूर्वानुमान है ये दिखाते हैं बहुत बड़े बड़े अंतर। डेविएशन का मतलब भटकाव या विचलन होता है, तो यहां पे डिफरेंस मानिए, अंतर मानिए। कॉन्सिक्वेंटली, तो ये आपको एंड करने वाला एक और वर्ड दे रखा है कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली एक एडवर्ब है, इसका मतलब है इसके परिणाम स्वरूप। पॉलिसी डिसीजंस बेस्ड सोलेली ऑन, सोलेली ऑन का मतलब होता है मेयरली ऑन, केवल इस चीज पर, सोलेली का मतलब एकमात्र। तो पॉलिसी डिसीजंस जो केवल ऐसे मॉडल्स पर आधारित हों, तो वो रिस्क बीइंग फंडामेंटली फ्लॉड, तो उनमें खतरा होता है कि वो मौलिक रूप से गलत हो सकते हैं। फ्लॉड का मतलब इम्परफेक्ट, डिफेक्टिव, मैंने बताया था। तो आपका आंसर जो है वो 2, 1, 3, 4 आएगा। बात रही क्लोज टेस्ट की। क्लोज टेस्ट और पैसेज थोड़े ठीक ही दे रखे हैं इसमें, तो अच्छे से समझना क्या कहना चाह रहा है। अगर आप एक भी पॉइंट मिस कर देते हैं इसमें, तो शायद आपके क्लोज टेस्ट के आंसर ही नहीं आते। Modern institutions frequently project an image of neutrality, दिख रहा है क्या?
मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, जो आधुनिक संस्थान हैं, फ्रिक्वेंटली प्रोजेक्ट एन इमेज, वो बार बार में एक इमेज प्रस्तुत करते हैं ऑफ न्यूट्रलिटी, और वो इमेज होती है निष्पक्षता की। आधुनिक संस्थान ये दिखाते हैं कि हम निष्पक्ष हैं। Yet this neutrality is often performative rather than substantive. फिर भी ये जो निष्पक्षता है केवल दिखावे वाली है, रियलिटी में सही नहीं है। परफॉर्मेटिव का मतलब है दिखावा, शोई है ये, और सब्सटेंटेटिव का मतलब है जिसमें कुछ वास्तव में कुछ है, मतलब तथ्यात्मक चीजें हैं, तो रियलिटी में नहीं होती है, ये केवल दिखावे मात्र में होती है। तो यहां तक तो समझ में आ गया कि मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये दिखाते हैं कि हम निष्पक्षता से काम करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, रियलिटी में नहीं है, केवल दिखावे मात्र में है। व्हाट अपीयर्स एज ऑब्जेक्टिव रीजनिंग इज, जो चीज आपको ऑब्जेक्टिव रीजनिंग लगती है। ऑब्जेक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, आप किसी चीज को फैक्ट्स के अनुसार ही स्वीकार करते हैं। जैसे किसी के नंबर आए 90% मार्क्स, तो आप कहते हो कि 90% मार्क्स आए, इसका मतलब ये इंटेलिजेंट है। आप दूसरा स्टेटमेंट ये कहो कि कोई व्यक्ति, मैं उसे पसंद करता हूं और वह इंटेलिजेंट है, तो ये कोई तथ्यात्मक बात नहीं है कि मैं पसंद करूं वो इंटेलिजेंट हो, ये तो पर्सनल फीलिंग्स आ गई। और इसमें यूं कहे कि 90% मार्क्स आ गए इसलिए इंटेलिजेंट, तो तथ्य की बात करोगे तो ऑब्जेक्टिव रीजनिंग है। तो जो चीज ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव रीजनिंग है, इन मैनी केसेस द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हिस्टोरिकली कंटिंजेंट पावर डायनेमिक्स, तो ये कह रहा है कि वो चीज जो है व्हाट अपीयर्स एज ऑब्जेक्टिव रीजनिंग, जो आपको ऑब्जेक्टिव रीजनिंग लगती है, जो आपको ऐसा लगता है तथ्य पर आधारित है, वो बहुत सारे केसेस में केवल सॉलिडिफिकेशन होता है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब ठोस बना देना या मूर्त रूप ले लेना। ऐतिहासिक रूप से कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, पावर डायनेमिक्स का मतलब होता है शक्ति समीकरण। तो वो चीज तथ्य पे आधारित हो जरूरी नहीं है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वो चीजें इतिहास में किसी पावरफुल व्यक्ति के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट हो सकते हैं, तो सच मान लिया हो। समझना थोड़ा सा गहराई का विषय है। ये कह रहा है कि जो चीज आपको ऐसा लगता है तथ्यात्मक है, वो हो सकता है तथ्यात्मक नहीं हो, किसी पावरफुल व्यक्ति ने इतिहास में ऐसा कह दिया और वो स्टेटमेंट ही तथ्य बन गया हो, ऐसा हो सकता है। टू चैलेंज दिस फसाड, फसाड का लिखवाया था मैंने, एक्सटीरियर होता है, आउटर अपीरियंस होता है, दिखावा होता है। तो इस दिखावे को चैलेंज करने के लिए इज नॉट मेयरली टू क्रिटिक इट्स आउटकम्स, तो यदि आप इस दिखावे को, ये दिखावा ही तो हो गया कि निष्पक्षता का दिखावा कर रहे हो आप, तो ये जो दिखावा है अगर उसको चैलेंज करना है, मतलब इसको चैलेंज करना केवल इतना सा नहीं है कि आप इसकी आलोचना कर दो, बल्कि आपको यह भी करना पड़ेगा। तो केवल आलोचना से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको इसके एपिस्टेमिक फाउंडेशंस अपॉन विच इट रेस्ट, एपिस्टेमिक जहां भी आ जाए उसका मतलब होता है रिलेटेड टू नॉलेज, ज्ञान से संबंधित। लिख लेना, ये जो तुम रूट वर्ड्स पढ़ते हो उसमें आता है एपिस्टेमिक, एपिस्टेमिक का मतलब होता है रिलेटेड टू नॉलेज, और रेस्ट का मतलब है निर्भर होना। जब रेस्ट वर्ब के रूप में आता है तो इसका मतलब होता है निर्भर होना। तो कह रहा है इस दिखावे को चैलेंज करने के लिए केवल इतना सा पर्याप्त नहीं है कि आप इसके आउटकम्स की आलोचना करो, क्रिटिक का मतलब क्रिटिसाइज करना, बल्कि आपको जो इसके ज्ञान के आधार पर, या ज्ञान का वो आधार जिस पर ये निर्भर है, उस चीज के बारे में आपको यह भी करना पड़ेगा। तो केवल आलोचना से काम नहीं चलेगा, आपको यह भी करना पड़ेगा। रीइंफोर्स का मतलब है सशक्त करना, स्ट्रेंथन करना लिखवाया हुआ है, रीइंफोर्स, बट्रेस, स्ट्रेंथन। तो सोच के देखो, आप एक तरफ तो कह रहे हो कि यह चीज सही नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि इसको और मजबूत करोगे तब काम चलेगा। कैसे चलेगा काम? ये तो नेगेटिव बात हो गई। इंट्रोगेट का मतलब हो गया प्रश्न उठाना, तो केवल आलोचना से काम नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन भी उठाने पड़ेंगे। इस बात पर जो एपिस्टेमिक फाउंडेशन है उसके अगेंस्ट प्रश्न उठाने पड़ेंगे कि कौन सा वो ज्ञान का आधार जिस पर ये चीजें निर्भर हैं। तो यहां पे इंट्रोगेट आंसर आएगा। ऑब्सक्योर का मतलब है अस्पष्ट कर देना, ऑब्सक्योर का मतलब है टू मेक अनक्लियर, और स्टेबलाइज तो कुछ ऐसा सा मीनिंग दे रहा है कि ये मजबूत कर रहा है तो ये भी मजबूत ही कर रहा है, स्थिर कर रहा है, तो इसलिए आपका आंसर आएगा इंट्रोगेट। आगे देखो, सच एन एंडेवर रिक्वायर्स। अब इस पूरी कहानी को याद रखना, अभी तक क्या बातें करी हैं कि आधुनिक संस्थान दिखाते हैं, दिखावा करते हैं कि वो निष्पक्षता को शो करते हैं, निष्पक्षता को यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये कह रहा है कि जो इस प्रकार का दिखावा ये करते हैं उसको चैलेंज करने के लिए केवल आलोचना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपको जो एपिस्टेमिक फाउंडेशन है उसके अगेंस्ट क्वेश्चन पुट करने पड़ेंगे। ऐसा प्रयास जो है उसके लिए जरूरत होती है। किस चीज की? एंड डैश इनटू द जीनियोलॉजीज ऑफ नॉलेज, रिवीलिंग हाउ लेजिटिमेसी इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू एक्सक्लूजन एज मच एज इंक्लूजन। क्या कह रहे हैं? सच एन एंडेवर, ऐसा प्रयास। एंडेवर का मतलब है एफर्ट,
नोट करना चाहें तो कर लेना। एंडेवर का मतलब है एफर्ट। ऐसे प्रयास के लिए जरूरत है इस चीज की, और किसकी जरूरत है? जीनियोलॉजी की जरूरत है। जीनियोलॉजी होता वंशावली, बताया था, लीनियज, जीनियोलॉजी, एंसेस्ट्री, वो होता है नॉलेज, कि ज्ञान के जीनियोलॉजी बनाना पड़ेगा, मतलब वो ज्ञान का कौन सा क्रम है, ज्ञान कहां कहां से आया है, इसमें जाना पड़ेगा। रिवीलिंग, ये एक्सपोज करते हुए, ये डिस्क्लोज करते हुए कि हाउ लेजिटिमेसी इज कंस्ट्रक्टेड, कि कैसे, लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैलिडिटी, वैधता, कि कैसे वैलिडिटी जो है वो बनती है, किस माध्यम से? एक्सक्लूजन एज मच एज इंक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब होता है बाहर निकालना, इंक्लूजन का मतलब होता है शामिल करना। अब इसका मतलब समझो क्या कह रहा है। ऐसा प्रयास, आप जो ये प्रयास कर रहे हो निष्पक्षता का आवरण हटाने का, इसके लिए जरूरत पड़ेगी कि आप जिस ज्ञान के आधार पर ये बातें बनी हुई है उसको तुमने चैलेंज कर दिया, और इस प्रयास के लिए तुम्हें आवश्यकता ये पड़ेगी कि अब तुम उस ज्ञान के अंदर गोते खाओ, और उस गोते खा के ये निकाल के लेके आओ कि जो तुम वैध मान रहे हो, जिसको तुम वैलिड मान रहे हो, तो वो कैसे बना है, चाहे एक्सक्लूजन से चाहे इंक्लूजन से। आपने बहुत लोगों की बातों को शामिल किया होगा और बहुतों की बातों को नकारा होगा। तो बहुतों की बातों को तो तुमने किया एक्सक्लूड, और बहुतों की बातों को तुमने किया इंक्लूड। तो इसलिए इस प्रकार से क्या आना चाहिए? अब गोते खाने संबंधी क्या है? एब्स्ट्रैक्शन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाला जो होता है वो है अमूर्त रूप को बोलते हैं, अमूर्त विचार को बोलते हैं। एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई करना, डिगिंग इनटू जिसको बोलते हैं, है ना। और इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, और प्रोजेक्शन का मतलब होता है अनुमान। मैं हिंदी में लिख देता हूं, यह है अनुमान। स्पेक्यूलेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको, स्पेक्यूलेशन। ये वाला जो है एक्सकेवेशन, इसका मतलब होता है डिगिंग इनटू, डिगिंग इनटू कह दो या लुकिंग इनटू कह दो। एब्स्ट्रैक्शन जो है ये अमूर्त विचार को बोलते हैं, मतलब जो कॉन्क्रीट नहीं हो। और इमिटेशन का मतलब नकल या अनुकरण होता है, नकल या अनुकरण मतलब कॉपिंग कह सकते हो, कॉपी करना होता है। तो यहां पे गोते खाने वाला कौन सा है? एक्सकेवेशन है, कि उसके अंदर जाओ आप, नॉलेज के अंदर, और ये पता लगा के आओ कि ये वैलिड हुआ कैसे, कि किस एक्सक्लूजन से, किस इंक्लूजन से ये वैलिड हुआ। आगे कह रहा है कॉन्सिक्वेंटली जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन डिमांड्स नॉट इंक्रीमेंटल रिफॉर्म। कॉन्सिक्वेंटली मतलब परिणाम स्वरूप, इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग। जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन की जो वास्तविक बदलाव है उसके लिए भी, वास्तविक बदलाव इस प्रथा, इस सिस्टम में आप जो चेंज लाना चाहते हो उसमें जो वास्तविक बदलाव है उसके लिए जरूरत पड़ेगी नॉट इंक्रीमेंटल रिफॉर्म। रिफॉर्म का होता है सुधार, इंक्रीमेंटल का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम करके, कदम दर कदम। तो कह रहा है इसके परिणाम स्वरूप जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसकी जरूरत नहीं है कि आप स्टेप बाय स्टेप सुधार करो, बल्कि आपको जरूरत पड़ेगी बहुत ही एक्सट्रीम, रेडिकल का मतलब लिखवाया हुआ एक्सट्रीम, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर जो एंट्रेंस स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्ट्रक्चर्स, वो संरचनाएं जो अपनी जड़ें गहरी कर चुके हैं, जो एम्बेडेड हैं, जो डीप रूटेड हैं, उनको करने की जरूरत पड़ेगी। कि आप अगर इन चीजों को, निष्पक्षता वाला जो ये आवरण है, झूठा आवरण है, इसको हटाना चाहते हो, तो आप अगर ये सोचो आज के दिन कि मैं कदम दर कदम चल के सुधारूंगा इस चीज को, तो ये पर्याप्त नहीं होगा। आपको तो एकदम से एक्सट्रीम लेवल पे जाके जो एंट्रेंस स्ट्रक्चर्स है उनको करना पड़ेगा, जो गहरे बैठ गई ये चीजें दिमाग में, उनको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परपेचुएशन का मतलब होता है कंटिन्यूएशन, परपेचुएट से बना है, लगातार जारी रखना। एब्रोगेशन का मतलब होता है एब्रोगेट करना, एबोलिश करना, है ना, नष्ट करना। कंसोलिडेशन का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, मजबूती देना, क्रिस्टलाइज करना, सॉलिडिफाई करना। और वैलिडेशन का मतलब है वैध बनाना, लीगल बनाना। क्या आएगा? एब्रोगेशन आ जाएगा भाई, आपको उसको खत्म करना पड़ेगा पूरी तरीके से, कदम दर कदम सुधार से कम काम नहीं चलेगा। आपको तो जो स्ट्रक्चर्स एंट्रेंस्ड हैं उनको एब्रोगेट करना पड़ेगा, तब जाके सुधार आएगा। आगे देखो, दिस प्रोसेस, अब ये जो प्रक्रिया तुम यूज करोगे उसके लिए जरूरत पड़ेगी एम्ब्रेसिंग। एम्ब्रेस का मतलब होता है अपनाना, अडॉप्ट करना, लिख लेना। एम्ब्रेस जो शब्द है उसका मतलब गले लगाना होता है वैसे, तो गले लगाने का मतलब यही है कि आप अपना रहे हो, तो इसका लिख लीजिएगा अडॉप्ट, अपनाना। तो ये जो प्रोसेस है इसके लिए जरूरत पड़ेगी अपनाने की, किस चीज को? एपिस्टेमिक डैश। अब ये तो ज्ञान से संबंधित हो गया, एपिस्टेमिक व्हाट, तो ये बताना है। अब आगे नाउन ही आएगा, एपिस्टेमिक तो एडजेक्टिव आ गया आपका, तो एपिस्टेमिक
इसके ऑप्शंस हैं एपिस्टेमिक रिजिडिटी, एपिस्टेमिक वल्नरेबिलिटी, डोमिनेंस, सर्टेनिटी। चारों के मीनिंग ध्यान में रखना। रिजिडिटी होता है कठोरता, रिजिड हो गया इसका मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर कोई रिजिड है इसका मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है एक्सपोज होना, ओपन होना। भी अगर आप ओपन हो खतरों के प्रति, आप पे कोई अटैक कर सकता है, आप एक्सपोज्ड हो, उसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभाव, और सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता। तो इन चीजों के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? अगर आप ये प्रोसेस अपनाओगे तो इस प्रोसेस के लिए जरूरत पड़ेगी किस चीज की? तो यहां देखो, ये रहा। दिस प्रोसेस नेसेसिटेट्स एम्ब्रेसिंग एपिस्टेमिक डैश, एक्नॉलेजिंग द प्रोविजनल नेचर ऑफ ऑल नॉलेज क्लेम्स। ये कह रहा है इस चीज को स्वीकार करते हुए, एक्नॉलेज होता है स्वीकार करना, कि भी नेचर जो होता है ना ज्ञान का, जो भी आप दावे करते हो वो सारे के सारे दावे कैसे हैं? प्रोविजनल है, अस्थायी हैं। आप ये मान लो कि जो भी आप कह रहे हो कि ये ज्ञान के आधार पर सत्य हैं, तो भाई ये तो अस्थायी है। आज ये सत्य लग रहा है, कल कुछ और सत्य लगेगा। इसका मतलब आपको ये प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए जरूरत क्या है कि आप इस चीज को अपनाओ। अब सोचो, एपिस्टेमिक रिजिडिटी कह रहे हो, रिजिडिटी तो होगी स्थिरता, कठोरता, वहीं जम गया, और ये कह रहा है कि ये अस्थायी है। और अगर अस्थायी है तो जमेगा कैसे? तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा जो कि स्थायित्व की ओर जाएगा। तो एक ऑप्शन था वल्नरेबिलिटी, इसका मतलब था कि वो कमजोर है चीज। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ओपन है एपिस्टेमिक रूप से, नॉलेज की तरफ से, और इस चीज को स्वीकार करते हुए इससे बना हुआ है। अल्टीमेटली, अंततः इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट का मतलब होता है शो करना। अंततः जो इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस है, बौद्धिक प्रगति है, वो दिखाती है नॉट एज लीनियर एडवांसमेंट। मैनिफेस्ट दिखती है, दिखाती है। तो बौद्धिक प्रगति लीनियर एडवांसमेंट मतलब रेखिक रूप से प्रगति के रूप में नहीं दिखती, बट एज रिकर्सिव, बल्कि इस रूप से दिखती है। रिकर्सिव का मतलब होता है जो बार बार में रिपीट हो। जैसे आप यहां तक आ गए, वापस यहीं आ जाओ, फिर थोड़ा सा आगे चले गए, वापस यहीं तक आ जाओ, यहां तक चले गए, वापस यहां तक आ जाओ। इसका मतलब रिवाइज कर रहे हो कोई चीज को, इसको बोलता है रिकर्सिव। तो ऐसा ऑप्शन लेना था आपको जिसमें आपका रिवीजन हो जाता। तो इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस जो है वो रेखिक एडवांसमेंट में नहीं चलती, मतलब सीधा सीधा एडवांसमेंट नहीं होगा, बल्कि रिकर्सिव होगा, बार बार में रिवीजन चाहिएगा इसके लिए। तो ऐसा ऑप्शन जिसका मतलब रिवीजन हो बार बार में। तो देखो, रिग्रेशन तो पतन होता है, रिग्रेशन का मतलब तो प्रोग्रेस का उल्टा है रिग्रेस। रिकर्सन ये हो जाएगा रिवीजन। डिसोल्यूशन का मतलब तो खत्म हो गया, घुल गया। डिसॉल्व होना मतलब घुल जाना, घुल जाना मतलब खत्म हो जाना। स्टैग्नेशन का मतलब जैसे मूवमेंट ही नहीं हो, बिल्कुल जड़ होके बैठ जाना, तो ये भी नहीं आएगा। तो ये रिकर्सन आ जाएगा, रिकर्सिव रिकर्शन आ जाएगा। और बात रही पैसेज की, तो पैसेज ऐसा नहीं है आज के पैसेज में जिसमें आप पहले क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर सको, क्योंकि उसमें इन्फेरेंस पूछा है, टोन पूछा है, मैन आइडिया पूछा है ना। तो इसलिए आपको पहले पैसेज पढ़ लेना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के कोई फायदा भी नहीं है। इन कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स, कंटेम्प्रेरी का मतलब तो है मॉडर्न, समकालीन। डिस्कोर्स का मतलब है डिस्कशन, चर्चा। डिस्कोर्स लिखवाया हुआ है मेरा, कॉन्वर्सेशन को, डिस्कशन को बोलते हैं। आधुनिक चर्चा में द वेलराइजेशन ऑफ एफिशिएंसी, वेलराइजेशन का मतलब होता है महिमा मंडन, ग्लोरिफिकेशन। तो एक प्रश्न का आंसर तो यहां से आ रहा है कि वेलराइजेशन का मीनिंग क्या है, ये पूछा था आपसे। तो आधुनिक चर्चा में जो बहुत ज्यादा महिमा मंडन हो गया है, किसका? एफिशिएंसी का, दक्षता का, कि व्यक्ति एफिशिएंट कितना है। ऑफन एक्लिप्सेस, एक्लिप्स का मतलब होता है पीछे छोड़ देना, किसी से आगे निकल जाना। कंसिडरेशंस का मतलब होता है चर्चाएं, डिस्कशंस। इक्विटी का मतलब होता है समानता। क्या कह रहा है? आधुनिक जो भी डिस्कशन है उसमें जो महिमा मंडन है एफिशिएंसी का, वो अक्सर पीछे छोड़ देता है इक्विटी के विचारों को। मतलब फिर समझ लो, आसान भाषा में यूं समझो कि आज की चर्चा जो है, आज के दौर में एफिशिएंसी का महिमा मंडन जो है वो ज्यादा है, समानता का महिमा मंडन कम है। दक्षता को इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलती है, इक्विटी को इंपॉर्टेंस कम मिलती है। सिस्टम्स डिजाइन टू ऑप्टिमाइज आउटपुट, ऐसे सिस्टम्स जिनको डिजाइन किया गया है किस लिए? ऑप्टिमाइज करने के लिए। ऑप्टिमाइज का मतलब है मैक्सिमाइज, जितना हो सके उतना आप उसको यूज कर लो, सर्वाधिक यूज कर लो। ठीक है, तो सिस्टम्स जो डिजाइन किए गए हैं, आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए, कि आप चाहते हो कि किसी भी चीज में रिजल्ट सर्वाधिक आए,
इसके लिए जो सिस्टम आपने बनाया है फ्रीक्वेंटली डू सो, तो वो सिस्टम बार बार में ऐसा करते हैं। क्या करते हैं? महिमा मंडन करते हैं एफिशिएंसी का। कैसे करते हैं? बाई एब्स्ट्रैक्टिंग अवे, इसका मतलब होता है दूर कर देना, द वेरी ह्यूमन एलिमेंट्स, मानव के जो तत्व हैं उनको, दैट रेंडर, वो एलिमेंट्स जो बनाते हैं, रेंडर का मतलब बनाते हैं, सच ऑप्टिमाइजेशन, इस प्रकार के मैक्सिमाइजेशन को, एथिकली फ्रॉट, नैतिक रूप से समस्याग्रस्त, फ्रॉट जो होता है भरा हुआ होता है, और भरा हुआ किससे? नेगेटिव रूप से। फ्रॉट जो शब्द है इसका मतलब होता है फुल ऑफ, और जनरली फुल ऑफ ट्रबल्स होता है, ये फुल ऑफ डिफिकल्टीज होता है। रिपीट कर रहा हूं, समझना। ये कह रहा है सिस्टम्स जो डिजाइन किए गए हैं आउटपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए, वो अक्सर ऐसा करते हैं वेरी ह्यूमन एलिमेंट्स को हटाकर। वेरी का मतलब वही ह्यूमन एलिमेंट्स जो कि इस प्रकार के ऑप्टिमाइजेशन को नैतिक रूप से समस्याग्रस्त बनाते हैं, उसको हटाकर। वाइल प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू, प्रोपोनेंट्स का मतलब होता है एडवोकेट, जो कि समर्थक हैं, लिख लेना। प्रोपोनेंट का मतलब होता है एडवोकेट, समर्थक। ये कह रहा है समर्थक लोग जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं दैट एफिशिएंसी लीड्स टू एग्रीगेट गेन्स, कि दक्षता जो है वो परिणित होती है कुल लाभ में। एग्रीगेट गेन का मतलब है समेकित लाभ, कुल लाभ। तो जो इसके प्रोपोनेंट है, किसके? इस विचारधारा के, कि दक्षता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्विटी। डिस्कशन क्या चल रहा है वो समझो। इसमें डिस्कशन चल रहा है एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी, इसके बारे में चर्चा है। तो जो लोग इस विचारधारा के समर्थक हैं, एफिशिएंसी के समर्थक हैं, वो कहते हैं कि एफिशिएंसी से ही लाभ होता है। जो इसके आलोचक हैं उनका तर्क है, कंटेंट का मतलब होता है क्लेम करना, दावा करना। इनका तर्क ये होता है कि दीज गेन्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि जो लाभ तो हो गया मान लिया, लेकिन ये लाभ जो है असमान रूप से वितरित होता है। ये जो लाभ है ये सबको समान रूप से नहीं मिलेगा। देयर बाय री इन्फोर्सिंग एग्जिस्टिंग हायरार्की। अब देखो, आपको पता है कि समाज में हायरार्की होती है, इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है एक तो हायरार्की की, और एक इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है पदानुक्रम। हर जगह पे पदानुक्रम होता है कि कोई नीचे के लेवल पर है, कोई इससे ऊपर के लेवल पर है, कोई इसके ऊपर लेवल है, कोई इससे ऊपर है, कोई इससे ऊपर है। ये समानता का लेवल नहीं है। अगर कहीं पे हायरार्की हुई इसका मतलब समानता नहीं है। अब समानता नहीं है तो ये कह रहा है कि अगर आप लाभ इस तरीके से प्राप्त कर रहे हो, इससे, दक्षता से, तो इसका मतलब लाभ तो हो गया लेकिन समान रूप से वितरित नहीं हुआ। इस कारण से जो समाज में व्यवस्था थी पहले से असमानता वाली, वो और दृढ़ हो गई और मजबूत हो गई। द टेंशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्विटी, तो जो टेंशन है, जो परेशानी है इन दोनों के बीच में, वो केवल टेक्निकल नहीं है बल्कि डीपली नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव मतलब नॉर्म्स आधारित, वो बहुत ज्यादा गहराई में नॉर्मेटिव भी है, टेक्निकल नहीं है। ये पूछा था। अब देखो, मैन आइडिया किसके बारे में बात कर रहा है? तो एफिशिएंसी हमेशा बेनिफिशियल होती है, ये बात कर रहा है क्या? अगर ऐसा होता तो सोच के देखो, ये प्रोपोनेंट की बात ही करता कि एफिशिएंसी फायदेमंद है, जबकि क्रिटिक्स तो ये भी कह रहे हैं इसके अंदर कि भी एफिशिएंसी से रिजल्ट तो आ गया, लाभ तो हो गया, लेकिन वो असमान रूप से वितरित है, इसका मतलब हमेशा फायदेमंद नहीं है। तो ये प्रश्न का आंसर गया। इक्विटी इज इरेलेवेंट, ये कह रहा है क्या पैसेज कि इक्विटी जो है वो असंगत है, बात ही मत करो इसकी। बात नहीं करते तो प्रोपोनेंट की बात कहां से करते? तो इसका मतलब ये भी नहीं है। ये तो महिमा मंडन कर रहा था उसका, लेकिन फिर भी बात इक्विटी की भी की है इसने। एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी इज ए मॉरल टेंशन, ये नीचे दे रखा है, टेंशन है ये वाली बात से पकड़ लो। सिस्टम शुड इग्नोर ह्यूमन फैक्टर, सिस्टम को इग्नोर कर देना चाहिए, ऐसी कोई चर्चा इसमें की नहीं। इन्फेरेंस क्या है? निष्कर्ष क्या है? इन्फेरेंस का मतलब डिडक्शन, कंक्लूजन क्या है? एफिशिएंसी एंश्योर्स फेयरनेस, क्या इसका निष्कर्ष ये है पैसेज का कि एफिशिएंसी जो है वो सुनिश्चित करती है निष्पक्षता? ऐसी कोई बात करी है क्या कि एफिशिएंसी से निष्पक्षता आएगी? एफिशिएंसी जो है वो इनइक्वालिटी क्रिएट कर सकती है, यही तो बात करी है कि एफिशिएंसी से रिजल्ट तो आ गया, लाभ मिल गया, लेकिन इससे क्या हुआ? रिजल्ट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इनइक्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। टोन कैसी है? टोन ऑप्टिमिस्टिक अगर कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? पॉजिटिव बातें करने वाला। तो अगर ये बातें करें तो क्रिटिक वाली बात ही नहीं करता पैसेज भाई। अगर यही बातें करता कि खाली महिमा मंडन की बात ही करता, केवल एफिशिएंसी की बात ही करता, तो ऑप्टिमिस्टिक हम कैसे सोच सकते थे? ये होता है व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक मतलब जो लिखा है उसका विपरीत मीनिंग निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूट्रल मतलब निष्पक्ष है, फर्क ही नहीं पड़ रहा लेखक को, लेखक ने तो खाली बस फैक्ट बताए हैं। और यहां कह रहा है क्रिटिकल एनालिटिकल। इसने कहा था ना कि हैंस री इन्फोर्सिंग द हायरार्की एस्टैब्लिश्ड इन द सोसाइटी, जो वाला बात कही थी
तो इससे पता लगता है कि एनालिसिस किया है इसने कहा है कि क्रिटिक्स जो हैं इसके वो ये कह रहे हैं, प्रोपोनेंट ये कह रहे हैं, इसका मतलब गणित में तो जा रहा है ये। उसके बाद इसने ये कहा कि क्रिटिक्स जो कह रहे हैं कि भी इस लाभ से असमानता फैल जाती है, और असमानता अगर फैलती है तो समाज में जो हायरार्की व्याप्त है उसको रीइंफोर्स करेगा। इसका मतलब पूरा गणित में जा रहा है, पूरा गणित जा रहा था, ये वाला ऑप्शन ही बचा फिर कि आलोचनात्मक है, विश्लेषणात्मक है। वेलराइजेशन ग्लोरिफिकेशन है। और विच स्टेटमेंट बेस्ट अलाइंस विद द पैसेज, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। एफिशिएंसी शुड रिप्लेस इक्विटी, ये बात कही है क्या कि एफिशिएंसी को इक्विटी से रिप्लेस, मतलब इसको इक्विटी को रिप्लेस कर देना चाहिए। इक्विटी कंसिडरेशंस कॉम्प्लिकेट एफिशिएंसी ड्रिवन मॉडल्स, कि एफिशिएंसी के द्वारा जो आप प्रारूप कह रहे हो, एफिशिएंसी से आपने कहा कि गेन होगा, उस गेन को यह कॉम्प्लिकेट करता है इक्विटी कंसिडरेशंस। वहीं से निकाल लो कि इक्विटी के बारे में जो चर्चाएं हैं वो इस प्रकार के मॉडल को जो कि एफिशिएंसी के द्वारा प्रेरित हैं उसको कॉम्प्लिकेट करता है, थोड़ा उसके अंदर नेगेटिविटी बताता है। आपका आंसर बी आएगा। आ गया समझ में?